कुमार। स्वागत है आपका रनिश आईएएस में। और जैसा कि आपको पता है कि 15 फरवरी से जेपीएससी सिविल सेवा के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। लेकिन कई उदाहरण इससे मैंने देखे हैं कि आवेदन गलत ढंग से भर देने के कारण फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। और इस कारण यह चरण जो है आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत ही सावधानी के साथ एक एक चीज़ को भरें। ऑनलाइन एप्लीकेशन को बहुत ही सावधानी के साथ भरें। किसी तरह की कोई भी केयरलेस इसमें नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आपका एक महत्वपूर्ण अवसर चला जाएगा और फिर कब अगला अवसर आपके लिए प्राप्त होगा यह कहना मुश्किल है। इस कारण ही मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए जिससे आपको जो भी विज्ञापन से संबंधित कन्फ्यूजन हो वह दूर हो जाए। ठीक है, आज जो मैं बता रहा हूँ, जो भी जेपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके आधार पर बता रहा हूँ। उसके बाद कुछ भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर संभव हुआ तो मैं उस समस्या का समाधान करने का प्रयास जरूर करूंगा, उचित सलाह जरूर दूंगा। ठीक है, तो चलिए जेपीएससी के जो विज्ञापन आए हैं 7th to 10th जेपीएससी जो 2017 से 2021 तक के लिए भरे जा रहे हैं, उसके एप्लीकेशंस के प्रोसेस के ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या नहीं करनी है, क्या करनी है। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे पहला चीज़ आपका लिखा हुआ है, जब नोटिफिकेशन आप लोग ज़रूर पढ़े होंगे, हड़बड़ा के पहला तो नहीं भरना है। ऐसे भी अभी कुछ प्रॉब्लम्स सभी चल रहे हैं वेबसाइट में। आशा है कि वो जेपीएससी के द्वारा जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। जेपीएससी के पास शिकायत चली गई है, वो सब प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। उसके लिए तनाव नहीं लेना है कि तुरंत ही भर देना है, न ही एकदम अंत में भरना है। दोनों चीज़ को ध्यान रखिएगा। यानी कि वेट कर रहे हैं चलो 20 दिन बाद भरते हैं, वो नहीं। 2-3 दिन अच्छी तरह से देखिए क्या क्या प्रॉब्लम्स अन्य कैंडिडेट्स के आ रहे हैं और क्या आ सकते हैं। जेपीएससी के द्वारा क्या कुछ नया इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। 2-3-4 दिन वेट कर लीजिए, हड़बड़ा के नहीं भर देना है। 2-3-4 दिन बाद फिर ज़रूर भर दीजिए। लास्ट वीक ऑफ जो है मंथ का आपको वेट नहीं करना है कि 30 डेज के एकदम लास्ट वीक में हमको जो भरना है, वो भी आपका गलत डिसीजन होगा। क्योंकि जेपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया है कि आप जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म को भर लें, अंतिम समय का वेट नहीं करें। ठीक है, कि 15 मार्च का 11:45 15 मार्च का शाम को बैठे हैं भरने के लिए। ठीक है, हो सकता है इंटरनेट प्रॉब्लम आ जाए, कुछ आ जाए। देखिए, काम तो बहुत देर का नहीं है, बहुत जल्द ही आपका भरा जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर इंटरनेट प्रॉब्लम आ जाते हैं तो आप समस्या में पड़ जाएंगे, आपका एक महत्वपूर्ण अवसर जो है चला जाएगा। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन में जो पहला लाइन लिखा है कि भारतीय नागरिकों से आवेदन मांगा गया है। ठीक है, इसका अर्थ है कि सिर्फ झारखंड के अस्थायी निवास वाले नहीं बल्कि पूरे भारत के किसी भी कैंडिडेट्स के द्वारा इस एप्लीकेशन को भरा जा सकता है। झारखंड के सिविल सेवा वर्ग 2 के पद के लिए। ठीक है, जो अपने आप को झारखंड के सिलेबस के अनुरूप पाते हैं कि तैयारी मैं कर लूँगा, झारखंड में सर्विस करना चाहते हैं, तो शेष भारत के लोग भी झारखंड को छोड़कर इसे भर सकते हैं। इसके अलावा यह बताया गया है 2017 से 2020, 17, 18, 19, 20 तक की रिक्तियाँ हैं। ठीक है, 20 तक की ये रिक्तियाँ हैं 252 पद के लिए। ठीक है, यहाँ एक चीज़ विशेष है कि पहली बार झारखंड के सिविल सेवा में EWS जो आर्थिक रूप से कमज़ोर अभ्यर्थी हैं उन्हें आरक्षण दिया गया है 10%। ठीक है, 1 नंबर में जो आपका दिया गया है नोटिफिकेशन का, वो पदों का विवरण दिया गया है और 2 नंबर में दिया गया है वेतनमान दिया गया है। ठीक है, पदों में जो है उपसमाहर्ता या जिसको आप समान रूप से वीडियो के रूप में जानते हैं, उसके 44 पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी आरक्षण वगैरह कितने सीट्स जो हैं किस वर्ग के लिए वो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। डीएसपी के लिए 140, कुछ प्रमुख पोस्टों के बारे में बता दे रहा हूँ। नगर आयुक्त
65, शिक्षा सेवा 41, अवर निबंधक 10 और कुछ अन्य पोस्ट हैं। सारे मिला करके जो है 252 पोस्ट हैं। इस बार जेलर वगैरह का भी पोस्ट है, समादेष्टा का पोस्ट है। कुछ जो फिजिकल क्षमता वाले पोस्टों की संख्या जो है बहुत सारे इस बार है, पिछली बार बहुत कम थे छठी जेपीएससी में। जो 252 सीट है उसमें एक चीज़ मैं बता देता हूं, जो अनारक्षित सीट है 114 है, ठीक है। हिसाब से आपका 126 होते, लेकिन ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के कारण सीटों की संख्या में कमी आई है, ठीक है। और जो टोटल आपका 114 अनारक्षित सीट है 252 में, उसके अलावा अगर आप अनुसूचित जनजाति के सीटों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या देखें तो 64 है, और अनुसूचित जाति के लिए 22 है, और BC1 के लिए 20, BC2 के लिए 13 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 19 सीट्स हैं, ठीक है। जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर, जो आपके सामान्य वर्ग के लोग हैं, स्वर्ण जाति के लोग हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सुअवसर है। इसका लाभ आप लोग उठाइए, मेहनत कीजिए, क्योंकि आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाने के कारण अच्छे क्लासेस नहीं मिल पाते, यानी कि कोचिंग्स नहीं मिल पाते, बुक्स खरीदने में समस्या आती है, मार्गदर्शन की समस्या आती है, ठीक है। तो जो भी आरक्षित वर्ग के लोग हैं, आरक्षण इसलिए आप लोगों को दिया गया है क्योंकि कहीं न कहीं से आप आर्थिक या सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, और इस कारण तैयारी में तरह तरह की समस्याएं आती हैं। तो सरकार का यह सुविधा है आपके लिए, ठीक है। इसको बेकार मत जाने दीजिएगा, और कभी मत सोचिएगा कि हमको आरक्षण में आना है। हमेशा सोचना है आप सभी को, जो भी आरक्षित वर्ग के लोग हैं, कि जनरल में आना है, ठीक है। आरक्षण में जहाँ आना है सोचिएगा तो आपका पढ़ाई जो है थोड़ा सा वीक हो जाएगा, वो नुकसानदायक होगा इस जो गला काट कंपटीशन के दौर में, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। और जो आपका ये सारे जो आरक्षण का मैंने बताया कितने सीट्स किस वर्ग के हैं, ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर आरक्षण था, परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर आरक्षण का अर्थ होता है इनको देना ही है इतना सीट, भले ही जितना भी सिलेक्ट हो जाए जनरल में। लेकिन कुछ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस भी दिए गए हैं, क्षैतिज आरक्षण, ठीक है, वो दिए गए हैं आदिम जनजाति के वर्ग को। आदिम जनजाति 8 आदिम जनजाति मैंने बताया था ना, प्रिमिटिव स्टेज। महिला वर्ग को, खेलकूद वालों को, निःशक्तता वालों को, ठीक है, डिसेबिलिटी वालों को, जिनका 10 वर्ष का एज का छूट दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं, हाँ, एक चीज़ और लिखा गया है जेपीएससी के द्वारा कि पदों की संख्या जो है घट बढ़ सकती है, यानी कि 252 जो पद है, तो मैक्सिमम चांस रखिए कि जो आज तक देखा गया है बिहार, यूपी में, झारखंड में तो ऐसा उदाहरण कभी नहीं देखा मैंने, ठीक है, कि पद की संख्या बढ़ी या घटी, कुछ नहीं हुआ है। जो शुरू में निकला है वो लास्ट तक रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में अक्सर देखा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट से पूर्व पदों में वृद्धि हुई है, घटी तो कभी नहीं है, ठीक है। कुछ केसेस हैं घटने के, अलग अलग आए होंगे, कि बिहार यूपी में कुछ अक्सर मैंने देखा है कि पद जो हैं बढ़े हैं। तो आशा रखिए कि यहाँ भी बढ़ जाए, इस बार पहली बार हो जाए ऐसा शायद, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसमें बैचलर डिग्री चाहिए। बैचलर डिग्री कहाँ से चाहिए? सिंपल है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। मान्यता किसका होना चाहिए? या तो झारखंड स्टेट, झारखंड राज्य, झारखंड सरकार का होना चाहिए, या भारत सरकार का, ठीक है। आप ऐसे यूनिवर्सिटी से डिग्री ले लिए हैं जिसको ना भारत सरकार की मान्यता है ना झारखंड सरकार की, तो आप पात्र नहीं होंगे, ठीक है। भर तो आप सकते हैं कि हमारा डिग्री है, लेकिन इंटरव्यू के पूर्व जो आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के बाद ओके होता है, उसके बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए जो नंबर मिलता है, ठीक है, कि किस इंटरव्यू बोर्ड में आपका है। उससे पहले आपको विदाउट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन ये संभव नहीं है, ठीक है। जनरली जो है झारखंड की अगर बात देखी जाए तो इंटरव्यू के जस्ट एक दिन पहले ही आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो जाता है, और मेडिकल टेस्ट जो होता है इंटरव्यू के अगले दिन, अगर संडे ना हो, अन्यथा फिर मंडे को होता है, ठीक है। तो और इसका जो कब होना चाहिए आपका
डिग्री जो रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है, जिस दिन आपका पास घोषित यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया, वो फॉर्म भरने की, ठीक है, जो अंतिम तिथि है, कौन सी तिथि है, 15 मार्च 11:45 PM, ठीक है। 15 मार्च तक 11:45 से पहले वाला, यानी कि 15 मार्च तक जो है आपका सर्टिफिकेट में 15 मार्च रहना चाहिए। अगर 16 मार्च हुआ 2021 आपका सर्टिफिकेट में, बैचलर का सर्टिफिकेट में कि इशू हुआ है 16 मार्च का, पास आपका रिजल्ट आया, तो आप योग्य नहीं हैं, है ना। इसलिए अपेयरिंग कैंडिडेट नहीं भरें, जिनको आशा है कि रिजल्ट आ जाएगा 15 मार्च तक वही भरें, अन्यथा इस फॉर्म को भरने के लिए वह योग्य नहीं है। अब चलिए बात करते हैं उम्र गणना तिथि की। उसे मैं एक सारणी से समझा देता हूं ताकि किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। जो क्राइटेरिया है इस बार जेपीएससी सिविल सेवा को भरने के लिए, उसको आज समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर अलग अलग वर्गों में मैंने बांट दिया है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि उम्र सीमा में छूट लगभग 5 वर्षों की जरूर दे दी गई है, लेकिन जो एज का निर्धारण है, अधिकतम एज और न्यूनतम उम्र, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं है। यानी कि 21 से 35 साल जनरल के लिए, बाकी के लिए जो है भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं है। ध्यान से देखिए, सामान्य वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं और इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वाले जो हैं, तो जनरल मेल या ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 21 से 35 साल है, ठीक है, इसको दिमाग में रखिए। और जनरल फीमेल ईडब्ल्यूएस के फीमेल्स हों या BC1 के फीमेल्स हों या BC2 के फीमेल्स हों, उनके लिए 21 से 38 साल एज है। और BC1 के मेल्स जो हैं या BC2 के जो मेल्स हैं, यहाँ पर मेल्स में लिख देता हूँ, मेल्स इनके लिए 21 से 37 साल है। फीमेल्स का जो 38 साल है, यहाँ पर 21 से 37 साल है। और SC/ST मेल फीमेल के लिए 21 से 40 साल है, ठीक है। अब आते हैं इस पर जानने के लिए किस तिथि से पूर्व जन्म लेने वाले कैंडिडेट्स जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के फॉर्म भरने के पात्र नहीं होंगे। वो देख लीजिए, 1 मार्च 2000 से पूर्व जन्म लेने वाले कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, ठीक है, अगर उनका जन्म 1 मार्च 2000 से पूर्व हुआ है तो वे इस एप्लीकेशन को ऑनलाइन नहीं करें, ठीक है, क्योंकि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उम्र के आधार पर 21 साल आपकी पूरी नहीं हो पाएगी। यहाँ फिक्स रहेगा, क्योंकि जो न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल रखी गई है, उसमें किसी तरह किसी कैटेगरी को छूट नहीं कि 18 या 19 साल वाले भी भर सकते हैं, 20 साल वाले, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, इस तिथि से पूर्व जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। न्यूनतम उम्र के लिए आपका जो था 1 मार्च 2021 था, अधिकतम उम्र के लिए है 1 अगस्त 2016, ठीक है, यही चीज़ है। इसकी डिमांड जो है 2011 करने की जा रही है बहुत सारे आंदोलनकारी अभ्यर्थियों के द्वारा। उनका कहना है कि अलग अलग राज्यों में जो है छूट दिया जाता है, कोरोना के कारण यूपीएससी में भी छूट दिया गया है, और यहाँ पिछले 20 वर्षों में जो है मात्र 6 एग्जाम हुए हैं, इसके कारण छूट मिलना चाहिए। देखिए सरकार क्या डिसीजन लेती है। जनरल मेल और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, अगर कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण जरूर दिया गया है, लेकिन उम्र सीमा में उन्हें किसी प्रकार की न तो केंद्रीय सेवा में लाभ है, ठीक है, और न ही राज्यों में और न ही झारखंड में, ठीक है। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस और जनरल मेल का जो जन्म होना चाहिए 1 अगस्त 1981 के पूर्व नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो पात्र नहीं होंगे, क्योंकि जो उम्र सीमा है उससे वो बाहर चले जाएंगे, ठीक है। और रहा आपका जनरल फीमेल ईडब्ल्यूएस BC1 BC2 फीमेल्स, ये सारे फीमेल्स का एक कैटेगरी है। इनका जो है आपका 1 अगस्त 1978 से पहले जन्म नहीं होना चाहिए। अगर इनसे इस ईयर से पहले, इस डेट से पहले उनका जन्म है, तो निश्चित रूप से वो फॉर्म को नहीं भर पाएंगी, ठीक है।
इसको ध्यान रखिएगा। 1 अगस्त 1978 BC1 BC2 फीमेल्स एंड EWS फीमेल्स हुए, ठीक है, और जनरल फीमेल्स हुए। BC1 और BC2 के जो मेल्स हैं उनके लिए जो है अधिकतम उम्र के लिए 1/8/1979 से पूर्व अगर वो जन्म लेते हैं मेल्स जितने भी कैंडिडेट हैं BC1 BC2 के, तो वे फॉर्म भरने के योग्य नहीं होंगे। उसी ढंग से SC ST पर हम लोग आते हैं, ठीक है। 1 अगस्त 1976 से पूर्व अगर वे जन्म लिए हैं, 1 अगस्त 1976 से पूर्व अगर अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थी जो हैं उनका जन्म हुआ है तो वे भी फॉर्म भरने के योग्य नहीं होंगे, ठीक है। कुछ तथ्यों पर आप और ध्यान दे दीजिए। PWBD, ठीक है, जो दिव्यांग कोटि कहा जाता है, ठीक है, 40% जो आपका मेडिकल बोर्ड या सिविल सर्जन के द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट होता है, उनको जो है 10 वर्षों की छूट मिलेगी। 10 वर्षों का छूट में यहाँ पर शामिल इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि वो हर कैटेगरी के दिव्यांग हो सकते हैं, ठीक है। BC1 BC2 के हो सकते हैं, महिला वर्ग की हो सकती हैं, या आपका SC ST के हो सकते हैं, जनरल के हो सकते हैं, EWS के हो सकते हैं, BC1 BC2 के हो सकते हैं। तो अपने अपने कैटेगरी के अनुसार 10 ईयर्स की छूट दिव्यांग वर्गों को मिलेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 अगस्त 1981 आपका सामान्य जो है, जो फिजिकली फिट है उनके लिए है, तो उनके लिए हो जाएगा 1 अगस्त 1971। उसी ढंग से यहाँ पर दिव्यांगों के लिए हो जाएगा 1 अगस्त 1968, यहाँ हो जाएगा 1 अगस्त 1969, यहाँ हो जाएगा 1 अगस्त 1966। समझ गए? ये 10 ईयर्स का जो है छूट दिया गया है। अब यहाँ पर आइए, एक्स सर्विसमैन, ठीक है। एक्स सर्विसमैन में इसको मैं मिटा देता हूँ। स्पेशली जो फोर्स वगैरह में रहते हैं उन्हें 5 ईयर्स की छूट दी गई है, ठीक है, एक्स सर्विसमैन को। यानी कि यहाँ 5 ईयर आप जोड़ सकते हैं, 5 साल उनको अपने अपने कैटेगरी में छूट दी गई है। अगर यहाँ पर 1 अगस्त 1981 है तो उनका हो जाएगा 1 अगस्त 1976 हो जाएगा, ठीक है। इसी ढंग से यहाँ 1 अगस्त 1976 है तो 1 अगस्त 1971 हो जाएगा। एक और वर्ग जो है झारखंड सरकार, झारखंड गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज, इनको भी 5 वर्षों का छूट मिलेगा अपने अपने कैटेगरी में, ठीक है। ये कैसे मिलेगा? इसके लिए जो इनको पात्र होना पड़ेगा कि 3 वर्षों तक लगातार सेवा कर चुके हैं और अपने उच्च अधिकारी से, जो नियंत्री पदाधिकारी होते हैं, उनसे NOC ले चुके हैं इस एग्ज़ाम देने के संदर्भ में, ठीक है। तो इस ढंग से ये एज का क्राइटेरिया था, आप लोग समझ गए होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो इस टेबल को आप लोग देख लेंगे, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। संबंधित प्रत्येक पक्ष को आप समझ चुके होंगे, ठीक है। इसलिए मैंने एक सारणी बना दिया था। अब चलिए हम लोग बात करते हैं 6ठे नंबर पॉइंट की, ठीक है। इसमें बताया गया है कि कितने अवसर मिलेंगे JPSC सिविल सेवा को देने के लिए, ठीक है। नो लिमिटेशन, ठीक है। अगर आप इस एज ग्रुप में आते हैं जो वो आयोग द्वारा, सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, आप जितनी बार देना चाहें दे सकते हैं। पहले लिमिटेशन था लेकिन उसे हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका 7वां नंबर में दिया है आरक्षण, ठीक है। आरक्षण के संदर्भ में स्थिति को क्लियर किया गया है। तो यहाँ पर झारखंड के अस्थाई निवासी प्रमाण पत्र, क्योंकि आप जानते हैं जो भी आरक्षण मिलता है, झारखंड सरकार का यह नीति है, झारखंड सरकार की यह नीति है कि आरक्षण सिर्फ उन कैंडिडेट्स को मिलेगा जो झारखंड के अस्थाई निवासी हैं, ठीक है। जो झारखंड के अस्थाई निवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए झारखंड का जो डोमिसाइल है, अगर आप आरक्षण चाहते हैं, चाहे BC1 में, BC2 में
या फिर EWS में, SC में, ST में, दिव्यांग कोटे में, ठीक है, तो आपके पास अस्थाई निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है उसको ध्यान से देख लीजिए। जो आपके कार्मिक विभाग हैं झारखंड सरकार के, कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विकास विभाग, ठीक है, उनके द्वारा एक परिपत्र संख्या 1754 25 फरवरी 2019 को जारी किया गया था, ठीक है। उसी के अनुसार आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। निश्चित रूप से जब 25 फरवरी 2019 को यह आदेश जारी किया गया है, परिपत्र जारी किया। परिपत्र का अर्थ होता है कि एक साथ बहुत सारे कार्यालयों में भेज देना, ठीक है। जब हिंदी साहित्य में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर परिपत्र लेटर्स के टाइप में परिपत्र भी आएंगे, ठीक है। एक साथ बहुत सारे कार्यालयों में जब एक पत्र की प्रतियां भेजी जाती हैं तो उसे परिपत्र कहा जाता है, ठीक है। तो आपके लिए बेहतर होगा जिनके पास पहले भी प्रमाण पत्र है, आप 25 फरवरी 19 के बाद 19 चूँकि इस डेट का आदेश है, तो उस प्रमाण पत्र के द्वारा ही आप बनवा लें। और जो इसका प्रपत्र है वो JPSC के वेबसाइट पर उपलब्ध है, ठीक है, jpsc.gov.in पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। इस प्रपत्र का नाम है प्रपत्र 4, रोमन लिपि में 4, ठीक है। और ये जो होना चाहिए कुछ विशेष अधिकारियों से बना होना चाहिए, जैसे अनुमंडल अधिकारी हुए, अंचल अधिकारी हुए, जिला अधिकारी हुए, और कुछ अधिकारियों के नाम हैं, ठीक है। सत्यापन के दौरान आपको जो है इसका मूल प्रति जो है दिखाना होगा, नहीं दिखा पाए, ठीक है, मेंस में तो आपको ये देना होगा फोटोकॉपी। लेकिन डेट पर ध्यान रखिए, इसमें कन्फ्यूजन में मत पड़िए कि पहले वाला है हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जाति नहीं बदलता, ठीक है, स्थायी निवास नहीं बदलता। लेकिन फिर भी विवाद में क्यों पढ़ना, आपको तैयारी करनी है, विवाद में नहीं पढ़ना है। बहुत समय है, प्रयास कीजिए, तुरंत बन जाता है, ऑनलाइन कर दीजिए, ठीक है। जो आपात स्थिति वाला जो होता है, इमरजेंसी वाला, उसमें ऑनलाइन कर दीजिए, तुरंत बन जाएगा, ठीक है। एक और बन जाएगा, दिक्कत क्या है। उसके बाद विवाद हो ना हो फिर आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो SC/ST का जो जाति प्रमाण पत्र होगा, कोई भी जो है SC और ST ही हैं, उनको जो है प्रपत्र 4 में बनाना है, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र उनको। और साथ में स्थायी निवास की जरूरत पड़ेगी ही। अब BC1 BC2 को जो आपको बनाना है, ठीक है, BC1 BC2 को जो बनाना है प्रपत्र 6 में, ये परिपत्र संख्या 1754 25 फरवरी 2019 के द्वारा यह निर्धारित है। सेम डेट है SC/ST और OBC का, ठीक है। और नॉन क्रीमी लेयर का भी बनाना होगा, ठीक है, प्रपत्र 9 के अनुसार, ठीक है। प्रपत्र 6 के अनुसार BC का प्रमाण पत्र बनाना होगा, नॉन क्रीमी लेयर का भी बनाना होगा। जो सीमा निर्धारित की गई है कि उसके अंदर आप आते हैं, इसको दिखाना होगा। अगर क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर वाला नहीं बनाते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। EWS के संदर्भ में संकल्प संख्या 1433 झारखंड सरकार के जो कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विकास के द्वारा जारी है और दिनांक 15 फरवरी 19 को जारी की गई है, ठीक है। इस सारे चीज़ों को आप अच्छी तरह से देख लें वेबसाइट पर, इधर उधर किसी से नहीं पूछना है, सीधे वेबसाइट पर जाइए। सारे प्रपत्र जो हैं SC/ST के लिए और BC1 BC2 के लिए, क्रीमी लेयर जो हैं, ठीक है, उनके लिए, EWS के लिए सारे प्रपत्र हैं। सेम परफॉर्मा में आप बनाइएगा, एकदम अलग नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ है महिलाओं के लिए, अविवाहित महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जो बाहरी राज्य की निवासी महिला हैं लेकिन यहाँ के किसी पुरुष से उनका विवाह हो गया है, ठीक है, तो ऐसे महिलाओं को आरक्षण का नहीं लाभ मिलेगा। ये भी कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विकास के ज्ञापांक 235 डेट 10 अक्टूबर 2019 के अनुसार जो है इसका पालन JPSC कर रहा है। एक से अधिक पति या पत्नी जीवित हैं, ठीक है, तो वो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। ये नहीं कहा जा रहा है JPSC के द्वारा
कि फॉर्म नहीं भर सकते हैं, लेकिन नियुक्ति के पात्र ही नहीं होंगे तो फॉर्म भर के क्या कीजिएगा इससे लोग, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन जो है किन्हीं के साथ भी है कि एक से अधिक पति है, एक से अधिक पत्नी है, ठीक है, जीवित, तो वे फॉर्म को नहीं भरें। सिंपल सा इसका अर्थ है। कला संस्कृति खेलकूद युवा कार्य विभाग के संकल्प संख्या 1709 12 सितंबर 2007, ठीक है, खेलकूद कोटा में भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। लेकिन शर्त क्या है देखिए, ओलंपिक जो आप जानते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन जो है, ठीक है, ओलंपिक कमेटी की प्रतियोगिता में कोई भी मेडल अगर जीता है कोई व्यक्ति तो उसको मिलेगा आरक्षण का लाभ। या भारतीय ओलंपिक संघ या संबंध जो ओलंपिक संघ से संबंध फेडरेशन है तो किसी भी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला हो और राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता में कोई विश्व रिकॉर्ड उन्होंने बनाया हो, इस स्थिति में वे खेलकूद कोटा से आरक्षण के लाभ ले सकते हैं, ठीक है। दिव्यांग कोटा इस संकल्प संख्या 2249 डेट 3 अप्रैल 2019 के अनुसार मिलेगा, ठीक है। लेकिन मेडिकल बोर्ड या सिविल सर्जन के स्तर पर, ठीक है, इस संबंध में घोषित कर दिया गया हो कि वो 40% विकलांग है। इसकी अलग अलग परिभाषा है, 40% में क्या क्या होता है उस पर अभी जाना नहीं है, लेकिन 40% निःशक्तता की स्थिति में ही जो मेडिकल बोर्ड या सिविल सर्जन स्तर के अधिकारी के द्वारा सर्टिफिकेट अगर उनके पास है तब भी दिव्यांग कोटा से उनको लाभ मिल सकता है, ठीक है। एक चीज़ और कर दिया है जेपीएससी ने क्लियर कि अगर आप किसी कोटि को भर चुके हैं, चाहे जनरल, बीसी, BC1, BC2, है ना, या SC ST दिव्यांग कुछ भी, तो फिर चेंज नहीं कर सकते, उसका सर्टिफिकेट दीजिए या फिर छोड़ दीजिए, ठीक है। भले ही आप साक्षात्कार में चले गए लेकिन वहीं से आपको वापस लौटा देगा, ठीक है। एक कैंडिडेट की ही बात है, हमारे ही स्टूडेंट हैं, उन्होंने गलत अपना भर दिया था छठी जेपीएससी में, BC1 की जगह BC2 या BC2 की जगह BC1 कुछ भर दिया था, जिसके कारण उनका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। वो भर ही नहीं पाए, छठी जेपीएससी एग्ज़ाम नहीं दे पाए छठी जेपीएससी का, उनको फिर 5 साल वेट करना पड़ा। इसलिए इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिएगा कि गलती से भी गलती मत कीजिएगा। एक दोस्त को भी रखिए, और जो ऑनलाइन आवेदन करने जाते हैं साइबर कैफ़े पर, उन्हीं पर सब मत छोड़ दीजिए, खुद भी देखिए अच्छी तरह से, ध्यान से एक एक चीज़ देखिए। भले आपको 1 घंटा लग जाए फॉर्म को भरने में, लेकिन बहुत सावधानी से भरिए। इसके बाद जो है लिखा गया है, दावे के अनुरूप मूल प्रमाण पत्रों को साक्षात्कार के पहले जो है प्रस्तुत करना होगा, और जो भी प्रमाण पत्र आपके होंगे उस साक्षात्कार की तिथि तक के प्रमाण पत्र होंगे, उससे पहले, ठीक है, उससे पहले जो है आपको उससे पहले वाले तिथि तक आपको सारे प्रमाण पत्र को इशू करा लेने, ठीक है। मान लीजिए कि बैचलर आप पास कर गए हैं, लेकिन बहुत लोगों का होता है बैचलर हो या इंटर हो, सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं क्योंकि खुद से घर में नहीं भेजा जाता है। तो जिनका सर्टिफिकेट नहीं हो जा कर के अपना ले लें, ज़्यादा टाइम ना दें क्योंकि मेंस भी सितंबर में निर्धारित है। तो सारा का सारा सर्टिफिकेट निकाल लें, क्योंकि जो बैचलर का सर्टिफिकेट हो, इंटर का सर्टिफिकेट हो, निकलवाने में भी थोड़ा सा समय लग जाता है, इसलिए अभी से ही निकलवा लें तो बेहतर रहेगा। उसके बाद आपका जो है डीएसपी, जिला समादेष्टा, काराधीक्षक, प्रोबेशन पदाधिकारी, ठीक है, इसके लिए कुछ विशेष फिजिकल यानी कि जो शारीरिक योग्यता की बात की गई है, ठीक है। जैसे जनरल, BC1, BC2 या आपके जो EWS के मेल कैंडिडेट हैं, उनका सीना जो होना चाहिए बिना फुलाए जो होना चाहिए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और हाइट जो होना चाहिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, अन्यथा पात्र नहीं होंगे। जनरल, BC1, BC2, BC 165 सेंटीमीटर या 165 सेंटीमीटर हाइट, 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए सीना, ठीक है। और EWS के मेल जो हैं उनके लिए भी वही है। SC ST के मेल के लिए जो है 162 सेंटीमीटर
हाइट और 79 सेंटीमीटर सीना। और जहाँ तक जनरल और बीसी फीमेल की बात है तो उनकी हाइट जो होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए और SC ST फीमेल की हाइट जो होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है। 9वें नंबर में लिखा गया है आपका मेडिकल चेकअप। ठीक है। मेडिकल चेकअप जो होगा पूरे बॉडी का मेडिकल चेकअप होगा। आपको मैक्सिमम चांस है, जैसा कि 6ठी JPSC 5वीं JPSC में हुआ है, इंटरव्यू के बाद सदर हॉस्पिटल रांची में होंगे। ठीक है। वहाँ पर जो है आपको शुगर टेस्ट किया जाएगा और हार्ट वगैरह चेक किए जाएंगे, आँख, कान, नाक, गला। ठीक है। शारीरिक फिटनेस, हाथ पांव, सारा चीज़ जो है आपका अच्छी तरह से चेक किया जाएगा कि आप सर्विस के योग्य हैं या नहीं। इसका उद्देश्य सिंपल सा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अभ्यर्थी जो है गंभीर रोगों से पीड़ित है और सिलेक्शन के बाद आकस्मिक रूप से कहीं उनकी देहांत हो गई। ठीक है। तो पेंशन देने का बोझ जो है सरकार पर हो जाएगा, पहला। और दूसरा जो है वो अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है। आँख के स्पेशल आपके चेक होंगे कि वर्णांधता या निशांधता यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस तो आप में नहीं है, लेकिन ये मेडिकल टेस्ट जो है साथ में ही होंगे। लेकिन पुलिस सेवा के लिए आप तब ही योग्य होंगे जब आपको किसी तरह का हड्डी रोग नहीं हो, मिर्गी नहीं हो, कोई अपंगता नहीं हो। ठीक है। दिव्यांगों के लिए पुलिस सेवा में स्थान नहीं दिया गया है। क्लो हैंड नहीं हो, HIV वगैरह नहीं हो, आँख जो है 6/6, वर्णांधता निशांधता नहीं होना चाहिए, ECG और EEG जो है सामान्य होना चाहिए, श्रवण क्षमता सामान्य होना चाहिए, हाइड्रोसिल, बरिकोसिल, पाइल्स इत्यादि नहीं होना चाहिए, गंभीर चर्म रोग नहीं होना चाहिए जो आपको सामान्य वर्क करने में प्रॉब्लम्स करे। ठीक है। तो ये सब पुलिस के लिए स्पेशली है। जो भी पुलिस वाले 3-4 पोस्ट हैं, DSP हैं, जिला समदेष्टा हैं, काराधीक्षक हैं, प्रोबेशन पदाधिकारी, जो कुछ खास आपके पुलिस वाले पोस्ट सब हैं, उसमें जो है कुछ स्पेशल मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको पूरा करना होगा आपको। उसके बाद जो है फ़ी। ठीक है। फ़ी जो है आपका पहले जो था 600 रुपया था, उसको घटा के 100 रुपया कर दिया गया है, जनरल हो या EBC हो। ठीक है। और SC ST के लिए 50 रुपया कर दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ज़्यादा फ़ी को पेड नहीं करना है। पहले SC ST के लिए 150 रुपया था, जनरल के लिए 600 था, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे संज्ञान लेते हुए फ़ी को उचित स्तर पर लाया है। ठीक है। एक चीज़ और लिखा है, चयन प्रक्रिया जो है कभी भी रद्द कर सकता है आयोग। ठीक है। क्या क्या ध्यान आपको देना है, टेक्निकल फॉल्ट नहीं करना है भरने के दौरान, स्पेलिंग फॉल्ट्स नहीं करना है। जो भी आपके सर्टिफिकेट, मैट्रिक सर्टिफिकेट में नाम है, बर्थ डेट है या पिता के नाम तक, पिता के नाम भी गलती कर दीजिएगा, तनाव में रहिएगा, आपका पढ़ाई पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। फिर जानते ही हैं इतना जो कंपटीशन है उसमें फिर आप पीछे रह जाएंगे, आपको हमेशा टेंशन लगे रहेगा, पता नहीं क्या होगा, लास्ट में रिजेक्ट कर देगा। इसलिए अभी ही उस समस्या से बचने के लिए अभी सावधानी रखिए। निर्धारित तिथि के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, आवासीय प्रमाण पत्र इत्यादि बनवा लेना है। जन्म तिथि मैट्रिक के अनुसार काउंट होगा। रंगीन पासपोर्ट और फोटो साइन के साथ आपको पासपोर्ट फ़ोटो साइन के साथ जो है अपलोड करना है। जो भी वो रिक्वायरमेंट बोला है, कितना KB में होना चाहिए, सब ध्यान रखिएगा। दूसरी बार भरने का नौबत नहीं आए, इसका ध्यान रखिएगा। हालांकि ऐसा कहीं से रोक नहीं है, लेकिन फिर भी मत भरिएगा। अगर रोक लगा दिया, बाद में नियम बदल दिया तो क्या कीजिएगा कि नहीं ऐसा तो हम नहीं बोले थे कि आप दूसरी बार भर सकते हैं। पहली बार में भर लीजिए, सबसे बेस्ट यही है। ठीक है। और जो ध्यान आपको रखना है कि आपको कोई भी प्रमाण पत्र जो है संलग्न नहीं करना है। एक ईमेल एड्रेस देना है, वो भुलाना नहीं चाहिए पूरे परीक्षा के दौरान। मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर बदलिएगा नहीं। ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। जो मोबाइल नंबर आपका रेगुलर यूज में रहने का आशा है अगले
2 वर्षों तक उसी को दीजिएगा। यूजर आईडी, पासवर्ड, इस सारे चीज़ को आपको जो है सुरक्षित रखना है, ठीक है। 2 प्रति को आपको डाउनलोड कर लेना है फॉर्म भरने के बाद। सारे प्रमाण पत्र जो भी हैं, बैंक का जो रसीद है, जो फी आप पेड करेंगे, या ऑनलाइन अगर व्यवस्था है तो ऑनलाइन का जो रसीद है, ठीक है, उस सारा को आप एक फाइल बना लीजिएगा जेपीएससी का, और उसमें सारा को सुरक्षित रखिएगा, अन्यथा जो है आप कभी भी समस्या में फंस सकते हैं, ठीक है। और किसी भी तरह की कोई भी असुविधा होती है ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने में तो 9431301636 पर कांटेक्ट करें। 9431301636 पर कांटेक्ट करें। परीक्षा शुल्क से संबंधित किसी तरह की समस्या होती है तो 9431390419 पर कांटेक्ट करें, ठीक है। फिर से दोहरा देता हूँ, 9431390419 पर कांटेक्ट करें। ये सब चीज़ों को ध्यान रखिए, क्योंकि ये भी आपके स्टडी का और तैयारी प्रिपरेशन का हिस्सा ही है। ये सब गड़बड़ हो गया तो प्रिपरेशन जो है बुरी तरह से इफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। छोटा सा भी गलती हुआ, पिता का नाम में स्पेलिंग गलती हो गया, आपका नाम में कुछ गलती हो गया, या एड्रेस में कुछ गड़बड़ी हो गई, जो भी आपके पास उपलब्ध है उसी के अनुसार आपको फॉर्म भरना है। जो भी डेट्स, कट ऑफ डेट्स वगैरह दिया गया है पूरी तरह से पालन कीजिए। अपना कोई दिमाग नहीं लगाइए, दूसरे का सलाह नहीं सुनना है। जो भी नोटिफिकेशन में है उसके अनुसार हर काम को करना है, ठीक है। कन्फ्यूजन हो तो फ़ोन नंबर है, फ़ोन नहीं लग रहा, खुद जेपीएससी जा कर के रांची में मिल कर के बात कर लीजिए वहाँ के अधिकारी कर्मचारियों से, ठीक है। लेकिन गलत मत भरिए। आप लोग अच्छी तरह से फॉर्म भरिए। रेनिशा ये सबके साथ है, तैयारी के लिए हमसे जुड़े रहें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्री के साथ मेंस के भी कुछ क्लासेस आपको देता रहूं, ताकि आपका रिदम और तैयारी जो है होता रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और दोस्तों को भी प्रोत्साहित कीजिए, कोई भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।